स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th का चैप्टर सेकंड जो है एसिड बेस एंड सॉल्ट उसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो कंटिन्यू चल रही हैं। लास्ट लेक्चर में भी उसकी एक्सरसाइज कुछ करी हुई थी। उतनी एक्सरसाइज में आज जो हमारा लेक्चर है उन एक्सरसाइज को आगे कंटिन्यू कर रहा है। इस सेक्शन में, इस वीडियो में जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया हुआ है, कंपाउंड सच एज एल्कोहल एंड ग्लूकोज, मतलब एल्कोहल और ग्लूकोज ऑल्सो कंटेन हाइड्रोजन बट आर नॉट कैटेगराइज एज एसिड। तो इसको आपको एक एक्टिविटी के थ्रू प्रूव करना है कि इसमें जो क्वेश्चन है उसमें ये पूछा हुआ है कि एल्कोहल और ग्लूकोज जो होते हैं, मतलब C2H5OH, अगर ये एल्कोहल है, इसी तरह से ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है, ये ग्लूकोज है। अब इसमें दोनों ही में क्या है, हाइड्रोजन है। तो उनका मीन्स कहने का ये है कि इनमें भी हाइड्रोजन होता है, लेकिन ये एसिड की कैटेगरी में नहीं आते हैं। तो उसके पीछे आपको रीज़न बताना है एक्टिविटी के थ्रू, और उसको प्रूफ करना है कि क्या ऐसा होता है, क्या है ना। जो आंसर है, आंसर में उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा हुआ है जिसमें क्या लिया हुआ है, एक बीकर में उन्होंने 100 ml वाटर लिया है। 2 nails आर फिटेड ऑन कॉर्क आर कैप्ड इन it in a 100 ml beaker. The nails are then connected to two terminals of a 6-volt battery through a bulb and a switch. Some dilute HCl is poured in a beaker and the current is switched on. The same experiment is performed with glucose solution and alcohol solution. अब इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करा हुआ है, उसमें उन्होंने एक बीकर में नेल्स ली हुई हैं और उसको बैटरी से जोड़ दिया है, और उसके बाद जो डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन लिया हुआ है, और फिर जब स्विच ऑन करते हैं तो वो क्या होता है कि उस जहाँ पर डाइल्यूट सॉल्यूशन लिया हुआ है, वो उस कंडीशन में जो बल्ब जो आपने उसमें जोड़ा हुआ है वो क्या करता है, ग्लो करने लगता है। जबकि सेम एक्सपेरिमेंट अगर आप उसके साथ करते हैं, ग्लूकोज और अल्कोहल सॉल्यूशन के साथ में, तो उस कंडीशन में वो ग्लो नहीं करता है। यही सब इस एक्सपेरिमेंट में बताया हुआ है ना। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, तो ये जो सॉल्यूशन है, यहाँ पर ये वाला जो एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, इसमें HCl सॉल्यूशन लिया हुआ है, ये HCl सॉल्यूशन लिया हुआ है, जिसमें बल्ब क्या कर रहा है, यहाँ पर ये ग्लो कर रहा है। जबकि दूसरे एक्सपेरिमेंट में, सेम एक्सपेरिमेंट में HCl की जगह ग्लूकोज सॉल्यूशन लिया हुआ है, या यहाँ पर ग्लूकोज सॉल्यूशन की जगह एल्कोहल का सॉल्यूशन लिया हुआ है ना। दोनों ये इस तरह से लिया हुआ है, लेकिन उस कंडीशन में ये बल्ब जो है वो ग्लो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर उनका मतलब कहने का जो रिजल्ट उन्होंने बता रहे हैं, ये रिजल्ट क्या हो सकता है इसका, कि जो HCl होता है, HCl जो है वो क्या हो जाता है, आयोनाइज हो जाता है ना, इन एक्वा सॉल्यूशन। और या जब आप करंट पास करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये HCl आयोनाइज हो जाता है हाइड्रोजन और क्लोराइड आयन में, है ना। जबकि और इस कंडीशन में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, वो आयन जो है, जो आयन यहाँ पर रिलीज हो रहे हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, जिसकी वजह से बल्ब यहाँ पर HCl के सॉल्यूशन में ग्लो हो रहा है। जबकि दूसरी जगह यहाँ पर वो आयोनाइजेशन नहीं हो रहा है उनका ग्लूकोज या एल्कोहल सॉल्यूशन का। तो उस कंडीशन में यहाँ पर जब उनका आयोनाइजेशन नहीं हो रहा है तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अब जो कॉन्क्लूजन जो निकलता है, इसका कॉन्क्लूजन क्या होगा कि इस एक्टिविटी के अकॉर्डिंग इट कैन बी कॉन्क्लूडेड दैट ऑल एसिड कंटेन हाइड्रोजन, मतलब जितने भी एसिड होते हैं सभी में हाइड्रोजन होता है। बट नॉट ऑल कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन आर एसिड, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जिन सभी कंपाउंड में हाइड्रोजन होता है वो एसिड हो, है ना। इसलिए क्यों, दैट्स वाई एल्कोहल एंड ग्लूकोज कंटेन हाइड्रोजन, दे आर नॉट कैटेगराइज एज एसिड। इसलिए जो एल्कोहल और ग्लूकोज जो है वो उनमें हाइड्रोजन तो होता है, लेकिन वो एसिड की कैटेगरी में नहीं आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 7। व्हाई डज डिस्टिल्ड वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी।
वेयर इज रेन वाटर डज। अब इसका सीधा सा जो आंसर है वो क्या होता है कि अगर उसमें डिस्टिल वाटर जो होता है उसमें किसी तरह की इम्प्योरिटीज नहीं होती है ना। मतलब इम्प्योरिटीज को जनरली आयनिक स्पीसीज अपन कहते हैं सॉल्यूशन फॉर्म में, इसलिए वो क्या करता है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। जबकि रेन वाटर जो होता है उसमें इम्प्योरिटीज पाई जाती हैं, है ना। और जैसे एसिड की इम्प्योरिटीज हो सकती हैं और अदर इम्प्योरिटीज हो सकती हैं, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। मतलब रेन वाटर जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, और जो डिस्टिल वाटर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। जैसा इसमें लिखा हुआ है, डिस्टिल वाटर इज ए प्योर फॉर्म ऑफ वाटर एंड इज डिवॉइड ऑफ एनी ionic species, therefore it does not conduct electricity. Rainwater being a impurity from form of water contain many ionic species such as acids and therefore it conduct electricity. इस वजह से रेन वाटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया हुआ है, why do acid not show acidic behavior in absence of water? इन absence of water, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि absence की वाटर में जो एसिड होता है वो एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करता है। तो उसके पीछे सीधा सा रीज़न है कि अगर वाटर में वाटर नहीं होगा तो वो उसके आयन वो उसकी एब्सेंस में क्या होगा कि उसके आयन डिसोसिएट नहीं होंगे, और जिसकी वजह से आपको पता नहीं पड़ेगा कि इट इज़ द हाइड्रोजन आयन दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक बिहेवियर, है ना। तो जो आंसर होगा इसका, acid do not show acidic behavior in the absence of water because the dissociation of hydrogen ion from an acid occur in presence of water only। क्योंकि जो हाइड्रोजन आयन का जो एसिड होता है उसमें जो हाइड्रोजन आयन होते हैं उसका जो डिसोसिएशन होता है वो केवल किस में होता है, वाटर में होता है। अगर उनका डिसोसिएशन ही नहीं होगा तो हाइड्रोजन आयन का पता नहीं पड़ेगा, है ना, जो कि एसिडिक कैरेक्टर के लिए बिहेवियर एसिडिक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, है ना। तो इसलिए जो वाटर होगा, है ना, उसकी प्रेजेंस में ही एसिडिक बिहेवियर शो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यहाँ पर, 5 सॉल्यूशन ए बी सी डी एंड ई व्हेन टेस्टेड विद यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है, उस इंडिकेटर के थ्रू 5 सॉल्यूशन लिए हुए हैं जिनको उन्होंने ए बी सी डी ई कहा हुआ है, और वो जो इंडिकेटर है वो शो कर रहा है पीएच 4, 1, 11, 7 एंड 9 रिस्पेक्टिवली। मीन्स ए के लिए 4, बी के लिए 1, सी के लिए 11, डी के लिए 7 और ई के लिए 9 इसका पीएच है। विच सॉल्यूशन इज, अब यहाँ पर पूछा हुआ है इनमें से कौन सा सॉल्यूशन न्यूट्रल है, किस टाइप का सॉल्यूशन स्ट्रांगली एल्कली है, और सी नंबर स्ट्रांगली एसिडिक, डी वीकली एसिडिक, ई वीकली एल्कलीन। तो ये केवल और केवल किससे पता पड़ेगा आपको, ये जो पीएच इसमें दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पता पड़ेगा। तो इसका जो आंसर देंगे, अरेंज द पीएच इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। और इसी के साथ में आपको क्या करना है, जो पीएच दिया हुआ है उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है अकॉर्डिंग टू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो जो इसका आंसर है उसको इस तरह से आप देख सकते हैं, न्यूट्रल, मतलब जो जिसका 7 दिया हुआ है पीएच वहां पर वो क्या होगा, न्यूट्रल इन नेचर होगा। स्ट्रांगली एल्कलीन, यहाँ पर जो 11 दिया हुआ है सबसे ज्यादा जो है, मतलब सी का जो पीएच दिया हुआ है वो 11 दिया हुआ है, तो ये होगा स्ट्रांगली एल्कलीन। क्योंकि आप क्या कहते हैं कि जो 7 होता है वो न्यूट्रल होता है, अबव 7 जो सॉल्यूशन होगा वो बेसिक इन नेचर मतलब एल्कलीन इन नेचर होगा, और बिलो 7 क्या हो जाएगा, वो एसिडिक इन नेचर होगा, मतलब उसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर वही पीएच दिया हुआ है। स्ट्रांगली एसिडिक जो दिया हुआ है वो कौन सा सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन बी विथ पीएच 1, जिसका पीएच 1 दिया हुआ है वो स्ट्रांगली एसिडिक होगा। और वीकली एसिडिक सॉल्यूशन ए जिसका पीएच दिया हुआ है 4, मतलब यहाँ पर 1 जो है वो सबसे ज्यादा एसिडिक है। इसी तरह से
11 पीएच जिसका दिया हुआ है वो स्ट्रांगली एसिडिक है ये, और वीकली एल्कलिन जिसका पीएच 9 दिया हुआ है ना। सॉल्यूशन ई। अब द पीएच कैन बी अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो इसमें सबसे ज्यादा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 1 का है ना, जिसका पीएच 1 है, देन 4, देन 7, 9 एंड 11। ठीक है, तो इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में इस तरह से लिखा हुआ है। इसी को अगर आप उल्टा कर देंगे तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या हो जाएगा, 1 4 7, वो 1 4 सॉरी 11 9 7 4 1। ठीक है, ये इसका ऑर्डर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन आर टेकन इन टेस्ट ट्यूब ए एंड बी। मतलब एक टेस्ट ट्यूब में ए और बी टेस्ट ट्यूब में मैग्नीशियम इक्वल लेंथ का मैग्नीशियम रिबन लिया हुआ है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू टेस्ट ट्यूब ए, और ए टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड करा हुआ है, वाइल एसिटिक एसिड इज एडेड टू टेस्ट ट्यूब बी, और बी टेस्ट ट्यूब में एसिटिक एसिड ऐड करा है। इन विच टेस्ट ट्यूब विल द फिजिंग अकर मोर वाइग्रसली एंड वाई। तो किसमें सबसे ज्यादा एकदम फिजिंग आउट होगा, वो मतलब उसमें एकदम झाग जैसा वो निकलेगा, हाँ, और क्यों। तो इसका जो आंसर है, द फिजिंग विल अकर स्ट्रांगली इन टेस्ट ट्यूब ए, जिसमें आपने क्या लिया हुआ है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इन विच हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड। दिस इज बिकॉज HCl इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिटिक एसिड। CH3 से क्या है, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है HCl, देयरफॉर प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस एट ए फास्टर स्पीड ड्यू टू विच फिजिंग अगर। तो उस कंडीशन में वो क्या करेगा कि जो मैग्नीशियम रिबन के साथ में जब उसको आप ऐड करोगे तो हाइड्रोजन गैस को बहुत ज्यादा क्वांटिटी में वो रिलीज करेगा कंपेरेटिवली एसिटिक एसिड से, क्योंकि एसिटिक एसिड जो होता है वो वीक एसिड होता है, HCl जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। फ्रेश मिल्क हैज ए पीएच ऑफ 7, हाउ डू यू थिंक द पीएच विल चेंज एज इट टर्न इनटू कर्ड, एक्सप्लेन योर आंसर। मतलब जो फ्रेश मिल्क जो होता है उसका पीएच जो होता है 6 होता है, तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं, द पीएच विल चेंज एट टर्न इनटू कर्ड, जब वो कर्ड में चेंज होगा मतलब दही में कन्वर्ट होगा तो उसका पीएच किस तरह से चेंज होगा, एक्सप्लेन योर आंसर। तो उसका आपको आंसर देना है द पीएच ऑफ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द पीएच ऑफ मिल्क इज 6, इसका तो पीएच 6 होता है, एज इट चेंज इनटू कर्ड द पीएच विल रिड्यूस बिकॉज कर्ड इज एसिडिक इन नेचर। तो उसका जो पीएच होगा 6 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो अगर कर्ड में चेंज हो रहा है तो कर्ड का जो नेचर होता है वो क्या होता है, एसिडिक इन नेचर होता है। द एसिड प्रेजेंट इन इट्स डिक्रीज द पीएच। तो वो क्या करेगा, जैसे जैसे अगर उसमें एसिड प्रेजेंट है तो उस कंडीशन में वो पीएच क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब 6 से कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। A milkman add a very small amount of baking soda to fresh milk। अब वो जो मिल्कमैन होता है वो क्या कर रहा है कि अगर उसने बहुत कम मात्रा में बेकिंग सोडा है ना वो ऐड करा हुआ है मिल्क में, है ना। बेकिंग सोडा मतलब क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। वाई डज द शिफ्ट द पीएच ऑफ द फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली एल्कलीन। तो वो जो होगा उसका जो पीएच होता है मिल्क का 6 होता है, तो वो स्लाइटली क्या हो जाएगा, एल्कलीन हो जाएगा, है ना। और दूसरा पूछ रहा है, वाई डज द मिल्क टेक ए लॉन्ग टाइम टू सेट ए कर्ड। और जो मिल्क होगा वो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा कर्ड को बनने में, ऐसा क्यों होगा। तो वो दो रीज़न आपको यहाँ पे बताना है। तो फर्स्ट के लिए क्या हो जाएगा, वाई डज द शिफ्ट द पीएच ऑफ द फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली एल्कलीन। तो इसके लिए जो आंसर होगा वो आंसर क्या होगा, द मिल्कमैन
shift the pH of the fresh milk from 6 to slightly alkaline because in alkaline condition milk does not set as curd easily. अगर उसका pH लेवल बढ़ जाएगा मतलब वो एल्कलिन नेचर में होगा तो उस कंडीशन में जो मिल्क होगा वो एकदम जल्दी जो है वो कर्ड में कन्वर्ट नहीं होगा. ठीक है. और सेकंड वाला जो क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है, व्हाई डज द दिस मिल्क टेक ए लॉन्ग टाइम टू सेट ए कर्ड. तो वो जो दूध मिल्क जो होगा वो कर्ड बनने में मतलब दही बनने में ज्यादा टाइम लेगा. तो ऐसा क्यों होगा? सिंस दिस मिल्क इज स्लाइटली बेसिक. अगर ये जो मिल्क है ना, उसमें आप बेकिंग सोडा ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? स्लाइटली बेसिक इन नेचर हो जाएगा देन यूजुअल मिल्क, जो कि पीएच का जो पीएच मिल्क का जो पीएच होता है वो 6 होता है. जब आप उसमें कोई बेसिक कंपाउंड ऐड कर रहे हैं तो वो जिससे फॉर एग्जांपल बेकिंग सोडा, तो वो क्या हो जाएगा? स्लाइटली बेसिक इन नेचर. एसिड प्रोड्यूस टू सेट द कर्ड. अब उस कर्ड को कन्वर्ट होने के लिए क्या चाहिए? एसिड होना चाहिए. आर न्यूट्रलाइज बाय द बेस. अब वो क्या कर देगा कि जो एसिड होगा उसको न्यूट्रलाइज कर देगा जो बेस आपने इसमें ऐड करा हुआ है. देयरफॉर इट टेक ए लॉन्गर टाइम फॉर द कर्ड टू सेट. जिस वजह से वो क्या होगा? कर्ड को बनने में ज्यादा टाइम लगेगा. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन ए मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर. एक्सप्लेन वाई. तो जो पीओपी जो होता है उसको बिल्कुल एयर प्रूफ कंटेनर में रखा जाता है. उसके पीछे रीजन क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन ए मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर बिकॉज प्लास्टर ऑफ पेरिस ए पाउडरी मास, वो एक तरह का पाउडर होता है, एब्जॉर्ब वाटर, जो कि एक तरह से मॉइस्चर को क्या कर लेता है? गेन कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है और एक हार्ड सॉलिड मास बना लेता है जिसको कहा जाता है जिप्सम. जिसको क्या कहेंगे? जिप्सम. ये उसकी इक्वेशन दी हुई है कि पॉप से जो जिप्सम फॉर्म होता है वो किस तरह से फॉर्म होता है. तो यही उसका आंसर है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? गिव 2 एग्जांपल्स. तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? जिसमें एसिड रिएक्ट टू बेस एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. तो जिसमें एसिड बेस से रिएक्ट कर कर क्या बना लेता है? सॉल्ट बनाता है और वाटर फॉर्म करता है. तो उस कंडीशन में उस जो रिएक्शन होती है उसको क्या कहा जाता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ठीक है. इन दिस रिएक्शन एनर्जी इवॉल्व इन द फॉर्म ऑफ हीट. और इस रिएक्शन में जो हीट होती है एनर्जी की फॉर्म में बाहर निकलती है, इवॉल्व होती है. ठीक है. सेकंड इसी में दिया हुआ है कि जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है उसको एक सेकंड पॉइंट दिया हुआ है, इसको ध्यान से देखिए आप जरा. ड्यूरिंग एंडाइजेशन, जैसे एंडाइजेशन जो होता है ना, कॉज ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टमक. जिसमें क्या होता है कि आपके स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की क्वांटिटी जो होती है उसका प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगता है, जिससे जिसको कहा जाता है एंडाइजेशन. ठीक है. वी एडमिनिस्टर टू एन एंटासिड. तो उस कंडीशन में आप क्या यूज करते हैं? एंटासिड यूज करी जाती है. जनरली मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, विच इज बेसिक इन नेचर. वो क्या होती है? बेसिक इन नेचर होती है. और बेसिक इन नेचर होने के कारण वो क्या कर देती है? उसको न्यूट्रलाइज कर देती है. द एंटासिड न्यूट्रलाइज द एक्सेस ऑफ एसिड एंड थस गिव्स रिलीफ फ्रॉम एंडाइजेशन. ठीक है. और यहाँ पर वही चीज हो रही है कि बेस है और एसिड है और ये सॉल्ट फॉर्म हो रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. गिव टू इंपोर्टेंट यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा. तो जनरली क्या होता है कि जो बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा है उसके यूजेस अपन ने लास्ट लेक्चर में भी देखे हैं, वीडियोस में भी देखे हुए हैं. यहीं पर जो वॉशिंग सोडा होता है इट यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री में यूज करा जाता है.
इट यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस, वाटर की जो परमानेंट हार्डनेस इम्प्योरिटीज जो होती है उसको रिमूव करने के लिए यूज करा जाता है। इसी तरह से जो बेकिंग सोडा होता है ये काफ़ी सारे फूड आइटम्स के लिए यूज करा जाता है। इट इज यूज एज बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर इज ए मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड माइल्ड एसिड नोन एज टार्ट्रिक एसिड। इट इज द, यानी कि जो कंपोजिशन होता है बेकिंग सोडा का वो क्या होता है, बेकिंग सोडा और उसमें थोड़ा टार्ट्रिक एसिड का यूज करा जाता है। व्हेन इट इज हीटेड और मिक्स इन वाटर इट रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड दैट मेक्स ब्रेड और केक फ्लफी, है ना। अब इसमें जब इसको जब वाटर में ऐड करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, बाहर निकलती है, जिसकी वजह से वहाँ पर क्या हो जाते हैं, छोटे छोटे बबल्स फॉर्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो ब्रेड्स में आप लोगों ने देखा होगा बीच बीच में हल्के हल्के से उसमें होल्स टाइप के होते हैं, तो वहाँ से जब वो उसको प्रिपेयर करते हैं तो उस कंडीशन में CO2 बाहर निकलती है, जिसकी वजह से वो होल क्रिएट हो जाते हैं और वो जो केक होता है या ब्रेड होती है वो थोड़ी सी नरम हो जाती है। ठीक है। और इट इज यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। और इसका जो बेकिंग सोडा जो होता है फायर एक्सटिंग्विशर में भी इसका यूज करा जाता है। ठीक है। तो ये यहाँ पर जो इनकी एक्सरसाइज थी वो आज कंप्लीट हो गई है। एट लास्ट जो आपका अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि जो आपका चैप्टर है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट वाला, वो चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। एट लास्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।